हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एपी मकवाना। मैं हूं आकाश मकवाना, अ फार्मासिस्ट, टीचर, एजुकेटर एंड अ मोटिवेटर। आज का जो वीडियो आया है, ये एक एकेडमिक वीडियो है जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं अबाउट द डिफेंस सेल्स ऑफ आवर बॉडी। यस, यू गॉट राइट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी, द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ओके, ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर 12th साइंस स्टूडेंट जिनका भी बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है। हायर चांसेस है ये एग्जाम में आ सकता है। प्लस डिप्लोमा फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनका एग्जाम अभी जनवरी में शायद से शेड्यूल होने वाला है। ओके, फर्स्ट ईयर एनाटॉमी के लिए उसमें भी ये टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। प्लस वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी फर्स्ट सेमिस्टर ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लिया है, राइट? तो आपके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये इंटरनल्स में भी आ सकता है एज वेल एज ये सेमिस्टर एग्जाम्स में भी आ सकता है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, एकेडमिक वीडियो है, इंटरेस्टिंग मैं बनाऊंगा जितना बना सकता हूं, बट आई नो एकेडमिक्स के लिए ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए। टीचर ने भी मोटिवेट करना है बच्चों को और बच्चों ने भी मोटिवेटेड रहना चाहिए सीखने के लिए। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस लर्न अबाउट द डब्ल्यूबीसीज। वीडियो के आखिरी तक बने रहना मेरे साथ, क्योंकि एट द एंड मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया, 3 मार्क्स के लिए आया, 5 मार्क्स के लिए आया या फिर 10 मार्क्स के लिए आया, तो इसमें कितना कंटेंट लिखना है और किस तरीके से आपने एग्जाम में लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। एटलीस्ट वी विल ट्राई टू गेट 8.5, 9 आउट ऑफ 10, 4, 4.5 out of 5, or else 3 out of 3 in the short questions. Okay, so let us start with our today's topic, that is white blood cells of our body. चलो, so हाँ, ये पढ़ लेना पहले। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हैप्पी स्टूडेंट्स लर्न फास्टर लर्न बेटर। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो आप बच्चे जितना भी मोटिवेटेड रह के ओपन माइंडेडली स्टडी करने बैठेंगे, एग्जाम से डर के नहीं बैठना है। ओके ना, एग्जाम्स तो आएगी आके चले जाएगी, लेकिन अगर एग्जाम का प्रेशर लेके पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो है आप कम सीखोगे और ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ाई करना है। जितना आप स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे उतने ज्यादा कंसेप्ट जो है आपके ब्रेन के अंदर एब्सॉर्ब होगे और उतने आप एग्जाम में लिख पाओगे। ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक, दैट इज द WBCs ऑफ आवर बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। These are also called as ल्यूकोसाइट्स। इन्हें हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इन आवर बॉडी देर आर 11 डिफरेंट सिस्टम्स, और उनमें से एक सिस्टम होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड, हार्ट एंड दी ब्लड वेसल्स। सो इनसाइड आवर ब्लड, you guys must be knowing that blood is made up of two parts, the plasma and the blood cells. The plasma and the blood cells, और हमारे ब्लड में 3 टाइप ऑफ सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तीनों के फंक्शन अलग अलग है, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, और तीनों की क्वांटिटी भी हमारे ब्लड में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, बेस्ड अपॉन द फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग, बेस्ड ऑन देयर सिग्निफिकेंस दैट दे होल्ड इन आवर बॉडी। इन दिस टुडेस टॉपिक we are only and only going to focus on the white blood cells of our body, the WBCs of our body. तो चलो, ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, जब भी आपको WBC पे क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू राइट इट डाउन इन वन सेंटेंस व्हाट इज WBC। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज WBCs, दिस आर the immune cells, these are the immune cells of body present in fluid, connective tissue, blood
as well as lymph. ओके, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ये बॉडी में दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस हमारे इम्यून सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं. ब्लड इज a fluid connective tissue and lymph is the immune tissue. Lymph is also fluid in nature. तो WBCs जो है इम्यूनिटी शो करने के लिए ब्लड से निकल के सराउंडिंग टिश्यूज में जाते हैं और वहां से जो है वो लिम्फ में एंटर कर सकते हैं. तो जहां जहां हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स है उसी के साथ साथ पैरेलल हमारे बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स भी फ्लो हो रहे हैं, उसके अंदर लिम्फ फ्लो हो रहा है और लिम्फ में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, WBCs आर present. So first you are going to define the WBCs in one line and then you are going to give the heading as characteristics. Okay. अब हम इसके लिखेंगे characteristics. Now we are going to write some few characteristics which are important to WBCs. The first important characteristic of WBC is that it is white in color, or you can say it is colorless. It is colorless. Second characteristic है इसकी that WBCs are nucleated cells. Why am I saying it? Why मैं ये क्यों specify कर रहा हूँ कि nucleated cells है? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सेल है तो न्यूक्लियस तो रहेगा ही, तो यहाँ पे मेंशन क्यों करना है? यहाँ पे मेंशन इसलिए करना है क्योंकि ब्लड के जो तीन सेल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसमें से सिर्फ डब्ल्यूबीसी ही है जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है और प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है. सो यू नीड टू मेंशन दैट डब्ल्यूबीसीज आर द न्यूक्लिएटेड सेल्स. थर्ड characteristic it is shapeless. WBCs are shapeless, or you can tell it as they are amoeboid in shape. देखो आप amoeboid in shape लिखो या shapeless लिखो, the meaning is the same, but I will prefer telling amoeboid in shape. Why? Because it increases the weightage of your answer. Okay, it increases the weightage of your answer. You know that अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप होता नहीं है, वैसे ही WBCs का भी कोई पर्टिकुलर शेप होता नहीं है. So WBCs are white in color, colorless. They are nucleated cells. They are shapeless or they are amoeboid in shape. The fourth characteristic is their count increases during infection. हमारे बॉडी में उनका जो काउंट है वो इन्फेक्शन के टाइम पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ऑब्वियसली क्योंकि ये क्या काम करते हैं, डिफेंस के लिए काम करते हैं. सो दैट बिकम्स आवर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस आर इम्यून सेल्स. दिस आर इम्यून सेल्स. तो सर ये बढ़ तो जाते हैं इन्फेक्शन में, लेकिन इनका नॉर्मल काउंट कितना होता है? तो द नॉर्मल काउंट, that becomes the sixth characteristic. Normal count is 6,000 to 8,000 per microliter, or else you can write it as per cubic millimeter. अगर आप 12th स्टैंडर्ड की बुक रिफर कर रहे हो तो उसमें जो यूनिट दिया है पर क्यूबिक मिलीमीटर दिया रहेगा, बट अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हो और टॉटरा रिफर कर रहे हो तो टॉटरा रेफरेंस बुक में जो यूनिट दिया रहेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ माइक्रोलीटर. तो यू कैन आइदर राइट गो दिस वे और यू कैन गो दिस वे. दिस इज राइट. सो जब हमारे बॉडी में कोई इंफेक्शन नहीं है, यू ऑल आर हेल्दी, एट दैट टाइम आपके बॉडी में WBCs कितने होंगे? 6,000 होंगे. बट अगर समझो आपको सर्दी जुकाम हो जाता है या फिर आप कहीं पे गिर गए क्रिकेट खेलते वक्त, स्पोर्ट्स खेलते वक्त, तो एट दैट टाइम जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो इसका काउंट जो है 6,000 से इंक्रीज होके 8,000 हो सकता है, या इवन मोर देन 8,000. इट कैन गो अप टू 10,000, 11,000 और 12,000. ओके, सो द काउंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द इन्फेक्शन. नाउ व्हाट वी विल कॉल द फिनोमिना. जब WBC का
काउंट इंक्रीज हो जाता है तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि फॉर्मेशन को क्या कहते हैं. दैट बिकम्स आवर सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक. फॉर्मेशन of WBC is called as leukopoiesis. Formation of WBC is called as leukopoiesis. और ये कहां पे होता है? It takes place in bone marrow. ये कहां पे होता है? It takes place in bone marrow. Eighth characteristic, अगर WBC का काउंट इंक्रीज हो जाता है, if the count of WBC increases, then it is called as leukocytosis. क्या कहते हैं उसको? ल्यूकोसाइटोसिस. ये कहां तक इंक्रीज होगा? तो if the count is nearby to 10,000 or 12,000, that is during the time of infection. इसका ऑपोजिट क्या है? नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक, if the count of WBC डिक्रीजेस, देन उसको कहते हैं ल्यूकोपेनिया. जहां पे काउंट डिक्रीज हो जाता है बिलो 6,000. ओके, अगर WBC का काउंट डिक्रीज हो गया तो उसको कहते हैं ल्यूकोपेनिया. अब ल्यूकोपेनिया कब होगा? देखो, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है जिसका कीमोथेरेपी चालू है, कैंसर ट्रीटमेंट चालू है, एक्सीडेंट की वजह से बोन मैरो का डिप्रेशन हो गया है, तो बोन मैरो जहां पे WBC का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे क्या हो गया है? द बोन मैरो इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं बोन मैरो डिप्रेशन. तो अगर बोन मैरो डिप्रेशन है तो WBC कम हो सकते हैं, उसे कहते हैं ल्यूकोपेनिया. अगर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट चालू है कैंसर की, या कोई भी हायर एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट चालू है, लाइक इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और सीवियर इन्फेक्शंस लाइक मेनिंजाइटिस, ब्रेन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट चालू है, तो ऐसे सिनेरियोस में क्या होता है? द बोन मैरो गेट्स सप्रेस्ड एंड वो WBC बनाना क्या कर देता है? कम कर देता है. तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट माइट सफर फ्रॉम ल्यूकोपेनिया. ओके, एंड वन मोर इज if there is pathological increase in WBC count, मतलब कितना? Nearly up to 50,000, then that condition is called as leukemia. देखो, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है पैथोलॉजिकल. पैथोलॉजिकल मतलब जिसके वजह से बीमारी हो सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल. पैथोलॉजिकल मतलब क्या होता है? देयर आर चांसेस ऑफ डिजीज टू बी अकरिंग. तो अगर किसी का WBC काउंट बढ़ते चला जा रहा है जबकि उसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, एंड द काउंट ऑफ WBC इज इंक्रीजिंग, इट इज गोइंग अप टू 20,000, 25,000, 50,000, then that particular condition will be called as leukemia, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर. इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर. तो दिस इज अगेन अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड. आपको ये MCQ क्वेश्चन में आ सकता है. व्हेन वी रिफर टू ब्लड कैंसर, तो ये तीनों में से कौन से सेल्स है जिनका काउंट इंक्रीज हो रहा है? WBCs आर द सेल्स जिनका काउंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक. सो आपने क्या किया? आपके आंसर में WBC को डिफाइन कर दिया प्लस उसके 10 कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए. ओके, माइंड बाय वर्ड स्टूडेंट्स, इफ यू राइट दिस प्रॉपरली you are getting 3 to 4 marks over here. You are getting 3 to 4 marks over here. But 12th स्टैंडर्ड में अगर ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसके आगे आपको आपका इसका क्लासिफिकेशन भी लिखना पड़ेगा. यस, WBC के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका क्लासिफिकेशन भी लिखना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ WBC. ओके, I hope students you all are with me. Okay, वीडियो के एंड तक बने रहो, सीखने मिलेगा, सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ फार्मेसी, क्योंकि अगर बच्चा 12th साइंस में है तो उसके लिए तो क्या है कि ये बोर्ड एग्जाम में लिखेगा, बाद में खत्म कर देगा, वो इंजीनियरिंग चूज कर लेगा
ये टॉपिक उसको बाद में याद आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको 12th में मार्क्स मिल गए। लेकिन फर्स्ट ईयर डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स, अभी आपके लिए ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट आपका जनरल नॉलेज है। क्यों? क्योंकि समाज, सोसाइटी आपसे अभी एक्सपेक्ट करेगा। मान लो एक सिनेरियो जहां पे आप मेडिकल पे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपका कोई पर्टिकुलर पेशेंट जो रेगुलरली आपसे मेडिसिन लेता है, आपका पर्टिकुलर पेशेंट आपको एक ब्लड रिपोर्ट लाके थमा देता है और पूछता है कि सर मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से मैं बीमार हो रहा हूँ, राइट? और वो ब्लड रिपोर्ट कौन सा है? डब्ल्यूबीसी का है। तो तभी आपको समझना पड़ेगा कि उसको क्या हुआ है। ल्यूकोपेनिया हुआ है, ल्यूकोसाइटोसिस हुआ है, या फिर अनफॉर्चुनेट ल्यूकेमिया हुआ है, राइट? तो इसके लिए ये टॉपिक आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट होता है ना। तो एंड तक बी टुगेदर विथ मी अप टू एंड, ओके? नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ WBCs. Yes, there are different types of WBCs, white blood cells. Okay, now see, टाइप हमें कैसे पता चलते हैं? ये WBC, RBCs और प्लेटलेट्स को, इनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए ऑब्वियसली व्हाट एनाटॉमिस्ट हैज टू डू इज के माइक्रोस्कोप के नीचे वी नीड टू विजुअलाइज द सेल। सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे हमें क्या करना पड़ेगा? विजिबल करना पड़ेगा। बट जैसे कि हमने पढ़ा था, व्हाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस। So when white blood cells are colorless, what is going to happen? The light will pass from the objective, from the lens, from the specimen, लेकिन हमें स्पेसिमेन दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हमारा स्पेसिमेन जो है वो क्या है? कलरलेस है। ओके, सो इफ आई ड्रॉ माइक्रोस्कोप ओवर हियर, ये मैं परफेक्टली माइक्रोस्कोप नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, मैंने यहाँ पे ये एक स्लाइड बना लिया और इस स्लाइड पे मैंने यहाँ पे रखा ब्लड सैंपल, और मुझे इसमें व्यू करना है WBC। तो देखो, ब्लड सैंपल में WBC को व्यू करना है हमें। मैं इसको यहाँ पे अगर रख भी दूं तो मुझे कभी भी WBC दिखेंगे नहीं, कभी नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि WBC क्या है? कलरलेस है। WBC आर कलरलेस। ओके, हम यहां से देख रहे हैं, लाइट यहां से आ रहा है, तो लाइट क्या करेगा? ट्रैवल कर जाएगा, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें वो पर्टिकुलर सेल दिखेगा ही नहीं। इसके लिए टू विजुअलाइज WBC, we need to stain the WBCs. हमें क्या करना पड़ेगा? WBCs को कलर करना पड़ेगा। एंड माइक्रोबायोलॉजी लैंग्वेज में उस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं स्टेनिंग। We need to stain the WBCs. Okay, so when we stain the WBCs, at that time we get two scenarios. स्टेनिंग हम किससे करते हैं? कलरफुल डाई से करते हैं। हम स्टेनिंग किससे करते हैं? कलरफुल डाई से करते हैं। सो व्हेन वी स्टेन द WBCs, let me draw our two WBCs over here. So when we stain the WBCs, स्टेनिंग के बाद अगर मुझे WBC के अंदर ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ऐसे दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर मुझे पूरे WBC में नजर आ सकता है, या फिर मुझे WBC में कोई भी ग्रैन्यूल्स नजर नहीं आएंगे। तो बेस्ड ऑन दिस हमने WBCs को क्लासिफाई किया है एज ग्रैनुलोसाइट्स एंड agranulocytes. Okay, अगर if after staining inside WBC you are able to see stained granules, then the WBC is called as granulocytes. And after staining, if you are unable to see any granules, then the WBC is called as agranulocyte. Okay, this does not mean कि अग्रेनुलोसाइट के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं है। ग्रैन्यूल्स दोनों के पास होते हैं। ओके, ग्रैनुलोसाइट में भी ग्रैन्यूल्स होते हैं, अग्रेनुलोसाइट में भी ग्रैन्यूल्स होते हैं।
but the difference is the granules of granulocyte get stained by acidic dye, basic dye or neutral dye. But agranulocyte के जो granules होते हैं, they do not get stained. Because they are not getting stained, they are not visible under microscope and hence we call it as agranulocyte. मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिन WBCs में ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं उसमें तो ग्रैन्यूल्स है ही, लेकिन जिन WBCs में ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे उसमें भी ग्रैन्यूल्स होते हैं, लेकिन ये दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो किसी भी तरीके के डाई से स्टेन नहीं हो रहे. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस there are two different types of WBCs, granulocytes and agranulocytes. This granules जो होते हैं ये तीन तरीके के डाई से स्टेन हो सकते हैं. एसिडिक डाई से स्टेन हो सकते हैं, बेसिक डाई से स्टेन हो सकते हैं, या फिर ये न्यूट्रल डाई से स्टेन हो सकते हैं. न्यूट्रल यानी कि जिसका पीएच क्या है, अराउंड 7 है. बेसिक यानी जिसका पीएच क्या है, 7.5 से ज्यादा है. और एसिडिक यानी जिसका पीएच क्या है, 7 से कम है. ऐसी डाई से जब ये स्टेन होते हैं तब हम उसे कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स. इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, लेट अस स्टडी दैट आल्सो. I hope you are able to understand my video, whatever I am explaining. So if you are able to understand the video and you are still over here into the video, जो कि आपको होना चाहिए, so I will request you to give one comment. Yes, the sir, I am able to understand this video. Sir, I am able to understand this video. Okay. So types of WBCs. Now we know that WBCs are categorized into two categories called as granulocytes and agranulocytes. इन ग्रेनुलोसाइट्स ऐसे ही आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, टाइप ऑफ WBC लिखना है, ऐसा चार्ट फ्लो डायग्राम बनाना है, ग्रेनुलोसाइट के नीचे WBC का ड्राइंग करना है एंड ड्राइंग करके आपको उसमें पेंसिल से ही ऐसे ग्रेन्यूल्स ड्रॉ करके बताने हैं. राइट, सो व्हाट यू आर शोइंग टू द एग्जामिनर दैट these are granules which are able to get stained. Now this can be stained by three different dyes: neutral dye, acidic dye और basic dye. Okay? WBC में जो granulocytes है, granules stain होते हैं neutral dye से, acidic dye से, basic dye से. If the granules are getting stained by neutral dye, such granulocytes are called as neutrophils. इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स. ग्रेनुलोसाइट्स में जो WBC के ग्रेन्यूल्स न्यूट्रल डाई से स्टेन हो जाते हैं उन्हें कहते हैं न्यूट्रोफिल्स. जो ग्रेन्यूल्स सिर्फ एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एसिडोफिल्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इओसिनोफिल्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इओसिनोफिल्स. क्यों इओसिनोफिल्स? क्योंकि जो इओसिन है, eosin is the name of acidic dye, hence they are also called as eosin. जो granules basic dye से stain होते हैं, such WBCs, such granulocytes are called as basophils. So in short, WBCs, granulocytes are again classified into three different types: neutrophils, acidophils and basophils. Okay, all three have got different characteristics, different function, and they show different types of immune actions. Okay, continue on the video. आपको सब पता चलेगा कि ये तीनों के functions क्या है और तीनों के अलग अलग immune actions क्या होते हैं. agranulocytes जो होते हैं, these agranulocytes are again classified into two types: monocytes and
lymphocytes, monocytes and lymphocytes. ये granulocytes दो तरीके के होते हैं, monocytes and lymphocytes. और ये जो lymphocytes होते हैं, they are again of two types, T lymphocytes and B lymphocytes. They are again of two types, T lymphocytes and the B lymphocyte. So this is the complete classification of WBCs. This is the complete classification of WBCs. WBCs are of two types, granulocytes and agranulocytes. And sorry मैं यहाँ पे भूल गया, agranulocytes के लिए भी आपको एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लेना है जहां पे आप सेल बताओगे, न्यूक्लियस बताओगे, बट देयर विल बी नो ग्रेन्यूल्स. तो आप यहाँ पे एरो कर दो और यहाँ पे लिखो नो ग्रेन्यूल्स, राइट. दिस क्रिएट्स एन इम्पैक्ट इन योर पेपर. ये आपके पेपर में इम्पैक्ट करते हैं कि बच्चे ने जो पेपर लिखा है वो रट के नहीं लिखा है, बच्चे को चीज समझ रही है, उसने समझा है और अपने ओन लैंग्वेज में लिखा. इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर. सो WBCs are of two types, granulocytes and the agranulocytes. Granulocytes, based on the type of dye they get stained, they are further classified into neutrophils, acidophils and basophils. Agranulocytes, based on their action, they are classified into monocytes and lymphocytes. Lymphocytes, body में कहाँ पे mature हो रहे, based on that they are classified as T lymphocytes and the B lymphocytes. ओके, यहां पे एक आपको इंफॉर्मेशन देता हूं. 12th साइंस के स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, ओके, 12th साइंस, दिस इज ओनली फॉर 12th साइंस स्टूडेंट्स. अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, तो हमने पहले जो डेफिनेशन लिखा था उसके बाद में हमने जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी और ये क्लासिफिकेशन, इतना लिखा, यू विल बी गेटिंग 3 मार्क्स. ओके, इफ एवरीथिंग इज रिटन प्रॉपरली you will be getting 3 marks. And अगर ये 4 marks के लिए क्वेश्चन है तो इतना आप लिखोगे तो आपको 3 marks मिल जाएगा. 1 मार्क और लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक सेल को, हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ WBC को सिंगल लाइन में एक डेफिनेशन से उनको आइडेंटिफाई कराना होगा, उनका मीनिंग हमें इसका एक्सप्लेन करना होगा. ओके, डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट्स, आपको जो है 5 मार्क का क्वेश्चन आता है. ओके, अगर आपने 5 मार्क के क्वेश्चन में WBC का डेफिनेशन लिखा, कैरेक्टरिस्टिक लिखा और ये पूरा क्लासिफिकेशन लिखा, तो आपको भी 3 मार्क्स मिलेंगे. और आपको अगर एक्स्ट्रा 2 मार्क्स चाहिए तो वीडियो में बने रहो, क्योंकि इसके हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ WBC की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखनी है. एंड फॉर बैचलर ऑफ फार्मेसी, फॉर यू दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 5 मार्क्स एज वेल एज 10 मार्क्स. 5 मार्क्स के लिए अगेन यू विल बी ऑल्सो गेटिंग 3 मार्क्स, बट अगर 2 मार्क और चाहिए तो ज्यादा लिखना पड़ेगा. बट आपके लिए जो है 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, तो 10 मार्क्स में अगर आपको लिखना है तो इतना लिखने पे आपको 4 या 5 मार्क मिल सकते हैं. आपको और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, हर एक न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को इन डिटेल एक्सप्लेन करना रहेगा टू गेट 8.5 9 आउट ऑफ 10. ओके, तो चलो लेट अस कंटिन्यू टू द टॉपिक. वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द ग्रैनुलोसाइट्स. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. If you are able to understand, comment in the section कि yes sir, I am able to understand. If you are unable to understand, then also comment in the section the topic that you are unable to understand. कोई एक particular topic जो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया है, कोई एक particular word जो आपको नहीं समझ में आया है, उसके बारे में लिखो. स्पीड कम ज्यादा करना है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, ओके, तो उसके बारे में भी आप कमेंट में मेरे को लिख के बता सकते हो. ओके, This is the only way where you can give me your thoughts. आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे किस तरीके से समझाना है, आपको कैसे मैं बताऊं, तो कमेंट के जरिए ही आप मेरे को बता सकते हो, है ना. तो बेझिझक जब मैं बोर्ड रब कर रहा होता हूं तब आप उसमें कमेंट डाल दिया करो. चलो लेट अस स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक. कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक ऑफ granulocytes. Now, granulocytes. So, as you know that granulocytes are of 3 types. Neutrophils,
acidophils and basophils. Neutrophils, acidophils and basophils. So let us understand what is the difference. First, let me draw all three different type of cells. ये न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और ये हो गया हमारा बेसोफिल. अब सबसे मेजर डिफरेंस क्या है? माइक्रोस्कोप के नीचे जब एक साइंटिस्ट न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या फिर आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में स्पॉटिंग में जो स्लाइड दिया रहेगा उसमें अगर आपको आइडेंटिफाई करना है न्यूट्रोफिल कौन सा है, एसिडोफिल कौन सा है, बेसोफिल कौन सा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? You will identify based on only two characteristics. Number one is nucleus and number two are granules. Nucleus और granules. Okay? तो चलो न्यूट्रोफिल जो होते हैं, न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस हमेशा मल्टीलोबुलर होगा. 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब्स, 4 लोब्स और इवन 5 लोब्स. ओके, न्यूक्लियस में एक लोब नहीं होगा. दिस इज 1 लोब, सेकेंड लोब, थर्ड लोब, फोर्थ लोब एंड फिफ्थ लोब्स. ऐसे 5 अलग अलग लोब्स होंगे. ओके, अगर ऐसा मल्टीलोबुलर न्यूक्लियस है देन द ग्रेनुलोसाइट इज न्यूट्रोफिल. ओके, अब एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं. यहाँ पे न्यूट्रोफिल में अगर सिंगल लोब है, इसका मतलब होता है दैट न्यूट्रोफिल हैज जस्ट टेकन बर्थ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. न्यूट्रोफिल का जस्ट सेल डिवीजन होके बर्थ हुआ है. जैसे जैसे उसके नंबर ऑफ लोब्स बढ़ते चले जाते हैं, इट डिफाइंस द एज ऑफ द न्यूट्रोफिल. 5 लोब्स हो गए मतलब न्यूट्रोफिल काफी पुराना है. उसने ऑलमोस्ट इम्यून एक्शन शो कर चुका है एंड स्टिल द सेल इज शोइंग द इम्यून एक्शन. है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? तो ये आपके 12th के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है. ओके, तो अगर ये जो लोब्स है, हायर द नंबर ऑफ लोब्स, it means the cell is older. Lesser the number of lobes, it means the cell is younger. In acidophils and in basophils, the nucleus will only be made up of 2 lobes. The nucleus will always only be made up of 2 lobes, but in basophils, it may somewhat appear like twisted. ओके, ऑफिशियली नहीं है बट 12th स्टैंडर्ड की बुक में कैरेक्टरिस्टिक दिया है कि ट्विस्टेड होता है. जबकि आप रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें ट्विस्टेड ये वर्ड कहीं इस्तेमाल किया नहीं है. इट इज जस्ट लाइक द न्यूक्लियस विल बी हैविंग 2 लोब्स. तो आपको ये यहाँ पे पता चल गया. न्यूट्रोफिल में मल्टीलोबुलर होता है, एसिडोफिल और बेसोफिल में क्या होता है? 2 लोब्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, द ग्रैन्यूल्स आर शॉर्ट, थिन and they are spreaded across the cytoplasm. They do not cover the nucleus. Acidophils और basophils में जो होते हैं, the granules are comparatively bigger and they are spreaded across the cytoplasm, covering the nucleus. In basophils also, the granules are comparatively shorter, but yes, these granules, they are going to cover the nucleus. So these are the 2 major differences with respect to the lobes of the nucleus and the granules and the area they cover. Okay, neutrophils, acidophils, the basophils. Apart from this, आपको क्या याद रखना है? Apart from this, आपको याद रखना है ब्लड के अंदर neutrophils are present in the percentage of 60 to 70%. The highest amount of WBCs present in the blood are neutrophils. They are present 60 to 70%. Acidophils are present in the range of 2 to 3%. Acidophils are present in the range of 2 to 3%. And basophils are the least of all the type of WBCs. They are present in the range of 0.2 to 1%. Okay? How neutrophils show action?
न्यूट्रोफिल एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो फर्स्ट लाइन डिफेंस में सबसे पहले जो इम्यून सेल काम करना स्टार्ट करता है वो है न्यूट्रोफिल्स। और जायज भी है क्योंकि इनका पॉपुलेशन सबसे क्या है, ज्यादा है हमारे बॉडी में, ब्लड के अंदर इन डब्ल्यूबीसीज का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो नाउ सी न्यूट्रोफिल्स, हाउ डू दे परफॉर्म द इम्यून एक्शन? दे हैव कैपेसिटी टू अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड एज phagocytosis. To undergo the process called as phagocytosis. Okay. हाँ, वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई मिस्ड, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डब्ल्यूबीसी की जो मैंने नहीं बताई है, वो मैंने वीडियो के आखिरी तक रखी है। तो जो स्टूडेंट आखिरी तक बने रहेगा वीडियो में, उसको वो कैरेक्टरिस्टिक जो है पता चल जाएगी। और वेरी इंपॉर्टेंट, वो एमसीक्यू में भी आ सकता है, डेफिनेशन में भी आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, डेफिनेशन में भी आ सकता है, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन वो आने के काफी ज्यादा चांसेस है तीनों को, बोर्ड्स को, डिप्लोमा को, एज वेल एज डिग्री को, है ना। एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स ऑल्सो हैव द कैपेसिटी ऑफ phagocytosis. They have capacity to neutralize histamine. हिस्टामाइन क्या होता है हम समझेंगे। और एसिडोफिल्स जो है एलर्जिक कंडीशन में इंक्रीज हो जाते हैं। In allergic conditions, the acidophils are going to get increased. What is histamine? Histamine is an inflammatory mediator. हिस्टामाइन के वजह से बॉडी में इंफ्लामेशन होता है। अब इंफ्लामेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्लामेशन? जब भी हमें चोट लग जाती है, एलर्जी होती है किसी चीज की, या फिर हनी बी ने स्टिंग कर लिया, तो क्या होता है, हमारे बॉडी सरफेस पे रेडनेस हो जाता है, पेन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, या सूजन आ जाती है, स्वेलिंग होता है। ये सारे फिनोमिनास को कहा जाता है इंफ्लामेशन। और ये इंफ्लामेशन किसके वजह से है? हिस्टामाइन के वजह से। ओके, फीवर, बुखार आना भी एक प्रकार का क्या है? इंफ्लामेशन ही होता है। ओके, सूजन आना भी क्या है? एक प्रकार का इंफ्लामेशन होता है। रेडनेस आया, पिंपल हो गया, एक छोटा सा पिंपल हो गया, वो पिंपल भी किसका एग्जांपल है? इन्फ्लामेशन का एग्जांपल है। वहां पे हिस्टामाइन प्रेजेंट है, इसके लिए वहां पे क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो उस हिस्टामाइन को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी किसकी है? एसिडोफिल्स की कैपेसिटी होती है, बिकॉज they release one enzyme which is called a histaminase. उनके पास एक एंजाइम होता है, that enzyme is called as histaminase, and that histaminase enzyme neutralizes histamine. Okay, now you might be thinking कि ये histamine आया कहां से? So this histamine is released by basophil. So let us understand basophil. Basophil बॉडी के अंदर 0.2 to 1% में होता है, सबसे कम में होता है, but these cells do not undergo phagocytosis. ये phagocytosis नहीं करते। In fact, this cell release certain chemicals. ये जो cells होते हैं, they release certain chemicals, and these chemicals are histamine, heparin, एंड सेरोटोनिन। तीन केमिकल रिलीज होते हैं, हिस्टामाइन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन है और तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे, कंपलसरी याद रखने पड़ेंगे। हायर चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जाम। एंड फार्मासिस्ट को तो याद रखना ही है, बडिंग फार्मासिस्ट को, क्योंकि ये लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे आप दवाई दे पाओगे। हिस्टामाइन, हिस्टामाइन क्या करता है? इन्फ्लामेशन करता है। हिस्टामाइन इन्फ्लामेशन। तो बेसोफिल्स ने हिस्टामाइन रिलीज क्यों किया? एक एग्जांपल ले लेते हैं। हनी बी ने हमको स्टिंग किया। स्टिंग किया मतलब हनी बी ने पॉइजन रिलीज किया हमारे बॉडी में। अब उस पर्टिकुलर पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसोफिल ने रिलीज किया हिस्टामाइन। ओके, तो ये हिस्टामाइन के वजह से हनी बी का जो पॉइजन है, स्टिंग पॉइजन है, वो न्यूट्रलाइज होगा
एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट हिस्टामाइन के वजह से हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आएगा. सो वंस द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन इज डन, द एसिडोफिल्स विल आल्सो वर्क टू न्यूट्रलाइज द हिस्टामाइन. ओके, जब हम गिर जाते हैं, कहीं पे हमें चोट आ जाती है, स्किन में अब्रेशन हो जाता है, स्किन फट जाता है, तो अंदर की धूल मिट्टी अंदर चले जाती है, राइट. बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, माइक्रोब्स अंदर चले जाते हैं, उनको किल करने के लिए हिस्टामाइन रिलीज होता है. और लैटरली हिस्टामाइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या रिलीज होता है, एंजाइम हिस्टामिनेस, जो कौन रिलीज करता है, एसिडोफिल्स. हिपेरिन क्या है, हिपेरिन के वजह से हमारा ब्लड फ्लूइड कंडीशन में है. हिपेरिन इज ए टाइप ऑफ एंटीकोएगुलेंट. ओके, जैसे हमें चोट लगती है, ब्लड बाहर रिलीज होने स्टार्ट होता है, तो ब्लड क्या होता है, जम जाता है, लिक्विड टू सॉलिडिफाई हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन. एंटीकोएगुलेंट यानी कि कोएगुलेशन का उल्टा, कोएगुलेशन का ऑपोजिट. सो हिपेरिन ये केमिकल क्या होता है, बॉडी के अंदर खून को जमने नहीं देता. ओके, सो हिपेरिन helps to maintain the blood in the fluid condition. सेरोटोनिन क्या है, सेरोटोनिन इज अ टाइप ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्टर. हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, दिस इज द डायमीटर. ओके, ये डायमीटर को रिड्यूस करके ब्लड वेसल को नैरो कर देता है सेरोटोनिन. ब्लड वेसल्स के डायमीटर को नैरो कर देता है सेरोटोनिन. ओके, there are different phenomena, there are different reasons why serotonin does this. To lower the blood, to increase the blood flow, to lower the blood release out of the body. There are different phenomena जिसके वजह से serotonin release होता है. Okay, so these are the characteristics of neutrophils, acidophils and the basophils. Let us move to the next topic, that is agranulocytes. हाँ, बोर्ड रब कर रहा था तो याद है ना आपको क्या काम करना था, आपको कमेंट करना था. अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट करना था कि यस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे कमेंट में लिखो, है ना. तो चलो, द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज ए ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट्स. वी नो हाउ मेनी टाइप ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर देयर. There are two types of agranulocyte. One is called as monocytes and the other one are called as lymphocytes. So there are two different types of agranulocytes, monocytes and lymphocytes. How are we going to identify? So monocytes are the largest of all the WBCs. आपने याद रखना है, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. मोनोसाइट जो है लार्जेस्ट प्रेजेंट होते हैं. न्यूट्रोफिल्स मैदान जंग में सबसे पहले हाजिर होते हैं, एंटीजेन से लड़ने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए. मोनोसाइट्स मैदान जंग में सबसे आखिरी में आते हैं. ओके, सबसे लास्ट में आएंगे इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए. लेकिन हाँ, जब मोनोसाइट्स पिक्चर में आएंगे, जब मोनोसाइट्स फाइट करने आएंगे, तब कोई भी एंटीजन बचेगा नहीं, क्योंकि मोनोसाइट्स 1, 2, 10, 20 के नहीं आते, उनकी पूरी फौज आती है इन दी मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स. ओके, मोनोसाइट्स दे कम इन दी मल्टीपल्स ऑफ 1000 टू फाइट अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इन्फेक्शन. तो ये मोनोसाइट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट सेल, प्लस इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस इज समवॉट किडनी शेप. न्यूक्लियस भी लार्जेस्ट होता है और न्यूक्लियस का जो शेप होता है दैट इज किडनी शेप न्यूक्लियस. एक किडनी शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता. जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, lymphocytes are comparatively smaller to monocytes, but lymphocytes का जो न्यूक्लियस होता है, it is larger.
तो हमें इसमें साइटोप्लाज्म कम दिखाई देगा, बट हमें इसमें न्यूक्लियस काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, लार्जर न्यूक्लियस। लार्जर न्यूक्लियस, तो इसे हम लोग कहते हैं, ऐसे सेल्स को हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइट्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट? मोनोसाइट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं, और फेगोसाइटोसिस से क्या करते हैं, वो एक इम्यून एक्शन शो करते हैं। ये कितने प्रेजेंट होते हैं बॉडी में? ये दिस आर प्रेजेंट इनटू द रेंज ऑफ 6 to 7%. Inside body, they are present in the range of 6 to 7%. But whenever infection will happen, if that infection is not getting cured और एंटीजन का पॉपुलेशन बढ़ते चला जा रहा है, एट दैट टाइम मोनोसाइट विल बी कमिंग एट लास्ट। बट जब मोनोसाइट्स आएंगे, जब मोनोसाइट्स का काउंट बढ़ेगा, दैट टाइम ऑल द एंटीजेंस विल किल, नॉट ओनली माइक्रोब्स, नॉट ओनली एंटीजेंस, ये हमारे सेल्स को भी उतना ही डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। उसके बाद आते हैं लिम्फोसाइट्स। नाउ लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, T lymphocytes and B lymphocytes. T lymphocytes and B lymphocytes. Okay, so lymphocytes are of two types, T lymphocytes and B lymphocyte. B lymphocyte और T lymphocyte दोनों को स्टडी करने के लिए थोड़ा डिटेल में स्टडी करना होगा, सो आई नीड टू रब दिस बोर्ड। लेकिन आपको यहां तक समझ में आ गया, ग्रेन्युलोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। हाँ, लिम्फोसाइट्स कितने प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट अराउंड 20 to 30%। दे आर प्रेजेंट 20 to 30, यानी कि सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल के बाद आता है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स के बाद मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स के बाद एसिडोफिल्स, और सबसे कम होते हैं बेसोफिल्स। लेट अस स्टडी लिम्फोसाइट्स इन डिटेल। बोर्ड रब कर रहा हूं, आई होप आपको याद होगा। आपको क्या करना है, कमेंट करना है आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं समझ में आया। ओके, lymphocytes, टू टाइप्स ऑफ lymphocyte। T lymphocytes फर्स्ट समझ लेते हैं। व्हाट आर T lymphocytes? सी, lymphocytes का फॉर्मेशन जो है, दिस इज बोन, inside the bone there is region which is called as bone marrow। यहां पे WBC का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यहां पे lymphocytes का भी फॉर्मेशन हो रहा है। So let me draw one lymphocyte over here. This is lymphocyte. If this lymphocyte comes out of bone marrow and travels to heart, not on heart, लेकिन हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड है जिसको कहा जाता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है। द नेम ऑफ दैट हार्मोन इज थाइमोसिन। हार्मोन का नाम क्या है? थाइमोसिन। ओके, तो लिम्फोसाइट बोन मैरो में बना, वहां से वो सर्कुलेशन के थ्रू आया कहां पे? हार्ट के ऊपर जो थाइमस ग्लैंड है वहां पे आया, और थाइमोसिन के इन्फ्लुएंस में लिम्फोसाइट मैच्योर हुआ। क्या हुआ? लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन हुआ। देन सच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड एज T lymphocytes। आई होप आपको समझ में आया। इसको क्या कहते हैं? T lymphocytes कहते हैं। अगेन, बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स बनते हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही रहते हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से निकल के आते हैं थाइमस ग्लैंड के पास, वहां पे एक हार्मोन होगा थाइमोसिन, उसके इन्फ्लुएंस में लिम्फोसाइट का क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। तो ऐसे लिम्फोसाइट्स को हम लोग कहते हैं T lymphocytes। बट दोज लिम्फोसाइट्स हु गेट मैच्योर्ड इनसाइड बोन मैरो, उनका बोन मैरो में ही क्या हो रहा है? मैच्योरेशन हो रहा है। देन ऐसे लिम्फोसाइट्स को हम लोग कहते हैं B lymphocytes। So T over here, it refers to thymosin or thymus gland, and the B over here refers to bone marrow. B for bone marrow,
B for bursal tissue, B for B lymphocyte. B for bone marrow, B for bursal tissue, B for B lymphocyte. T for thymus gland, T for thymosin, and T for T lymphocytes. Okay. Now, इन दोनों के काम करने के तरीके भी अलग अलग है. तो T lymphocytes कैसे काम करते हैं और B lymphocytes कैसे वर्क करते हैं. So let us understand the working pattern of T lymphocytes and B lymphocytes. T lymphocytes and B lymphocyte. So I am drawing one T lymphocyte over here. Now, during the immune action, T lymphocyte अपने क्लोन्स बनाता है जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हेल्पर T cells, killer T cells, suppressor T cells, and memory T cells. So T lymphocyte is going to produce 4 clones: helper, killer, suppressor, and memory T cells to show different types of immune action. जबकि B lymphocytes जो होते हैं ये भी अपने क्लोन्स बनाते हैं ड्यूरिंग इम्यूनिटी, but when they produce clones, they only produce one type of cell which is called as plasma cell. They only produce single type of cells which are called as plasma cells, but these plasma cells, they secrete a chemical called as antibody. Very, very, very important. They secrete a chemical called as antibody. The antibodies are responsible to show immune action against a specific antigen. Different types of antibodies होते हैं which are called as IgA, IgD, IgG, IgE, IgM. बट ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, वो एक इम्यूनिटी सिस्टम का टॉपिक हो जाएगा जिसके लिए हम अलग से लेक्चर शूट करेंगे. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs. मैंने आपको कहा था लेक्चर के एंड तक बने रहना, मैं आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखना है अलग अलग मार्क्स के लिए. तो अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए तो वेरी सिंपल है, खाली डिफाइन करो और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो. ओके, अगर आपका आंसर जो है पर्टिकुलर 5 मार्क के लिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़ेंगे और साथ में आपको क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा और उसमें सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करना है. और अगर आपका आंसर 10 मार्क्स के लिए है, स्पेशली फॉर बी फार्मा स्टूडेंट्स, तो डिफाइन करो, राइट डाउन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक, राइट, ड्रॉ द चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. जितना मैंने आपको पूरा वीडियो में बताया उतना एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, तभी आपके टीचर्स जो है आपको मार्क्स देंगे, यूनिवर्सिटी जो है आपको मार्क्स देगी. ओके, नॉट ओनली मार्क्स के लिए तो पढ़ाई करनी ही है, बट मार्क्स के बाहर भी इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है पढ़ाई का. ओके, वो ज्यादा मायने रखता है, तो उसके लिए हमें स्टडी करना. नाउ द लास्ट thing that I would like to tell you about the WBC is a very important property of WBC. And that important property of WBC is, most of them would have come to know, I am talking about diapedesis. The important property of WBC, diapedesis. So you guys need to tell me, do you know what is diapedesis? If you know what is diapedesis, you can comment in the section the answer of diapedesis, and if you don't know, so please comment in the section ke sir we do not know diapedesis, make a video on diapedesis, a very short topic, and I would love to make a video on diapedesis. Okay, so let's end this lecture over here. यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं on the topic of WBCs.
इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन। अगर आपको लगा कि ये वीडियो से आपका बेनिफिट हो रहा है तो ये बेनिफिट अपने पास ही मत रखो, अपने दोस्तों को शेयर करो। बायोलॉजी रिलेटेड, फार्मेसी करियर रिलेटेड, मोटिवेशनल वीडियोस, ये सारा कंटेंट अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आपको इसकी जरूरत है स्टूडेंट लाइफ में, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, जिसपे वीडियोस आते रहेंगे रेगुलरली। ओके, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। क्या कमेंट करना है? अगर आपको समझ में आया तो लिखना है कि यस सर, अंडरस्टूड। और अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो बनाना है, तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन ऑन विच टॉपिक्स डू यू वांट द वीडियो, एंड आई वुड लव टू मेक वीडियो फॉर यू गाइस। ओके, तो चलो लेट अस एंड दिस वीडियो ओवर हियर। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और ये सेंटेंस को याद रखना, हैप्पी स्टूडेंट्स लर्न फास्टर, लर्न बेटर।